हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हमने 2 चैप्टर मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स कंप्लीट कर लिया। आज हम केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ने से पहले, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जिस भी चैप्टर में हम स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले बेसिक बातें देखेंगे। आज के लेक्चर में हम बेसिक बातें जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को अच्छे से कवर करने के लिए ज़रूरी हैं, देखते हैं कौन कौन सी बातें। थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, यूनिवर्स। अगर हम यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स यूनिवर्स मिलकर के बना होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, यूनिवर्स किस किस से मिलकर बना है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। जैसे हम एक यूनिवर्स में रह रहे हैं, है ना, और यूनिवर्स में कहाँ पे? अर्थ पे। अर्थ क्या हुआ है? सिस्टम। और अर्थ के अराउंड जो भी कुछ है वो क्या हुआ है? सराउंडिंग। अच्छा, फिर हम सेपरेट करेंगे सिस्टम और सराउंडिंग में। जैसे हम अर्थ पर रह रहे हैं तो अर्थ की जो रेडियस है वो क्या हो गई? बाउंड्री। और जो अर्थ की रेडियस के बाहर जो सर्किल है ना, परिधि हिंदी में बोलते हैं ना, सर्किल, उसके बाहर जो भी है सराउंडिंग है, और जो परिधि है वो क्या हो गया? हमारे लिए बाउंड्री। जैसे हम यहाँ पर कोई केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं ट्यूब में, ये हमारे पास कोई ट्यूब है, इसमें हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गैस से मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, है ना, इसमें हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। अब इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस से अमोनिया बनेगा, लेकिन ये अपने आप में क्या है? सिस्टम है। ठीक है, और जो इस ट्यूब के आउटसाइड है जो भी कुछ है वो क्या हो गया? सराउंडिंग। वो क्या हो गया? सराउंडिंग। अब इस सिस्टम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस और सराउंडिंग के बीच में जो दीवार है जो हमें इस सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है वो क्या है? बाउंड्री। ये क्या है? बाउंड्री। ये क्या है? बाउंड्री। अच्छा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको सेपरेट करने के लिए कोई बाउंड्री होगी। अब इस बाउंड्री की 2 प्रॉपर्टी होती है, देखना कौन कौन सी। बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी। और जो रियल बाउंड्री होगी वो हमें विजिबल होगी, और ये नॉट विजिबल। ठीक है। अच्छा, रियल बाउंड्री भी 2 टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी? इसके 2 टाइप हो सकते हैं रियल के। कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या होगा? हीट ट्रांसफर हो जाएगा। हीट ट्रांसफर। लेकिन इंसुलेटर में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या होता है यूनिवर्स में? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब हमने एक ट्यूब ली, उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस ली, ये क्या हो गया? सिस्टम। और इसको एक ट्यूब में लिया, जो ट्यूब की वॉल है वो क्या हो गई? इसके लिए बाउंड्री। बाउंड्री के आउटसाइड
इस ट्यूब के आउटसाइड जो भी कुछ है वो है सराउंडिंग, यानी कि ये क्या हुआ है, सराउंडिंग प्लस सिस्टम मिलकर यूनिवर्स। अच्छा, ये बाउंड्री दो टाइप की हो सकती है, रियल और इमेजिनरी। रियल होगी जो हमें दिखाई देगी, और इमेजिनरी हमें दिखाई नहीं देगी, हम सपोज करके चलेंगे। अच्छा, विजिबल दो टाइप के हो सकते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। अगर ये बाउंड्री हीट ट्रांसफर कर रही है इसका मतलब ये कंडक्टर है, और अगर ये हीट ट्रांसफर नहीं कर रही इसका मतलब ये इंसुलेटर है। हमें इतना ही इसके बारे में याद रखना है केमिस्ट्री के लिए, है ना। ठीक है, उसके बाद सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है ना, वो हम देखेंगे। अभी इसको लिख लो आप। अगर हम बात करें सिस्टम, सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, दो नहीं तीन पार्ट में। ठीक है, कौन कौन से हैं, क्या बेसिस क्या है इनका, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड हीट। ठीक है, इन दो पार्ट में बेसिस, इन दो पॉइंट के बेसिस पर इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से देखना, एक है ओपन सिस्टम। अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें इसमें क्या होगा, जैसे टेस्ट ट्यूब है कोई हमारे पास, है ना, और इसमें H2O प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, एट 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर हीट कर दिया। ये हमने क्या कर दिया, इसको हीट। अब ओपन सिस्टम है, अगर पानी को गर्म करेंगे ये वेपर बनकर वेपराइज हो जाएगा, H2 वेपर फॉर्म, और ये क्या है, लिक्विड। अगर हम पानी को गर्म करेंगे और अगर ओपन सिस्टम है, यानी कि ऊपर की जो इसकी वॉल है ऊपर वाली खुली है ना, इस कंडीशन में क्या होगा, पानी गर्म होकर वेपराइजेशन में वेपर के फॉर्म में आउटसाइड हो जाएगा। इसका मतलब ओपन सिस्टम के लिए हम लिखें मास एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज एंड, और अगर मास एक्सचेंज हुआ, देखो H2 वेपर फॉर्म में आउटसाइड हो गया, है ना, इसका मतलब इसमें H2 जो लिक्विड है वो कम बचेगा। ठीक है, और कुछ हीट भी लॉस होगा, अगर ओपन सिस्टम है हीट लॉस, हीट लॉस। ठीक है, और अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, कोई ट्यूब है, ये ऊपर से क्लोज है। ठीक है, इसमें H2O है और ये भी क्या है, लिक्विड, लिक्विड, और इसको हमने क्या किया, हीट किया। और अगर हीट करेंगे, अब ये ऊपर से क्या है, क्लोज है, इस कंडीशन में इसके ऊपर वाली सतह पर क्या बन जाएंगे, वेपर की ड्रॉपलेट, H2O वेपर। अब ये क्लोज है तो वेपर बाहर तो जा नहीं सकती, लेकिन अगर इसको हम कुछ समय के लिए रख दें, है ना,
जैसे पानी की बोतल को सनलाइट में रख दें कुछ समय के लिए, गर्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम उसको ठंडे एटमॉस्फेयर में रखेंगे, हीट लॉस होगा और पानी क्या हो जाएगा, ठंडा। क्लोज सिस्टम ऐसा होता है ना। मास एक्सचेंज नहीं होता, मास एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोज है। और हीट एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज होगा। यहाँ पर लॉस की जगह एक्सचेंज लिख लेते हैं, एक्सचेंज ज्यादा अच्छा वर्ड है, एक्सचेंज। ठीक है। और एक और सिस्टम होता है, कौन सा होता है वो, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम, एक्चुअल में कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड होता ही नहीं, कोई सा भी, है ना। लेकिन हम मान के चलते हैं, जैसे एक्चुअल में नहीं होता है ना, इसमें क्या रखा है, H2O, H2O प्रेजेंट है। और इसका एग्जांपल जैसे थर्मल फ्लास्क और हमारे मिल्टन की जो घरों में बोतल होती है सिल्वर वाली, है ना, वो उसमें लेयर होती है ना, 3-4 लेयर होती है उनमें। तो उनमें कुछ टाइम के लिए 24 घंटे के लिए होती है उनकी कैपेसिटी लगभग, है ना। 24 घंटे तक जैसे पानी ठंडा है तो ठंडा रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा, यानी कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा और मास भी लॉस नहीं होगा। ऐसे ही ये इनको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या पॉइंट है, मास एक्सचेंज, मास एंड हीट बोथ नॉट एक्सचेंज। ये होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं, जिनमें मास और हीट दोनों ही कैसे हो, नॉट एक्सचेंज, है ना। एग्जांपल लिख लेते हैं हम, थर्मल फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क। और ओपन सिस्टम का टेस्ट ट्यूब ले ले, है ना। और क्लोज सिस्टम में प्लास्टिक की बोतल ले ले, उसमें हीट लॉस हो जाता है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं होता। ये 3 टाइप के सिस्टम है मास और हीट के बेसिस पर, जिसमें मास और हीट दोनों ही नॉट एक्सचेंज, आइसोलेटेड सिस्टम थर्मल फ्लास्क। और क्लोज सिस्टम में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, होगा और मास एक्सचेंज नहीं होगा, मास एक्सचेंज नहीं होगा, हीट एक्सचेंज होगा। वो कौन से सिस्टम होंगे, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा, मास एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज होगी। क्यों? क्योंकि अब मान लो जैसे H2 लिक्विड है, इसको हम हीट करें, वेपर फॉर्म में होगा। और अगर ये क्लोज नहीं है, इसमें से H2 वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, है ना, मास एक्सचेंज होगा और हीट तो एक्सचेंज हो ही जाएगी। ऐसे ही इसमें क्लोज है, वेपर बनेगी लेकिन निकल नहीं पाएगी, है ना, रिमूव नहीं हो पाएगी, इसलिए मास एक्सचेंज नहीं होता। और आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों ही नहीं होते। ये हमने क्या देखा, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री के बारे में देखा। अच्छा, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में अगर इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और कुछ टर्म और है ना, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ये सब आज की क्लास में हम देखेंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, इनके बिना इस चैप्टर में अच्छे से कमांड नहीं कर सकते। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी। अब हम देखेंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रोल आगे हमें पता लगेगा जब हम एंथैल्पी के क्वेश्चन करेंगे तब। अभी हमें पता लगाना है कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो इंटेंसिव है, कौन कौन सी एक्सटेंसिव है। इनके लिए हम कुछ एक लाइन पढ़ेंगे, कुछ नहीं एक लाइन पढ़ेंगे और उसी से हो जाएगा। देखना, कोई भी कुछ भी गिवन हो और कोई भी प्रॉपर्टी गिवन हो और हमको पता करना हो ये इंटेंसिव है एक्सटेंसिव, आप एक काम करें, उस प्रॉपर्टी के किसी भी पार्ट को ले, है ना, मन ही मन में ले, जैसे मार्कर है, बुक है, डस्टर है, पेन है, कॉपी है ना, इन सबको बाई पार्ट कर दे, बाई पार्ट। और बाई पार्ट करने पर वैल्यू नॉट चेंज, नॉट चेंज। और अगर बाई पार्ट करने पर वैल्यू चेंज आए, बाई पार्ट वैल्यू चेंज। अगर बाई पार्ट किया, किसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो और अगर वैल्यू चेंज आए, इसका मतलब वो एक्सटेंसिव है, और अगर नहीं हो इसका मतलब वो क्या है, इंटेंसिव। जैसे हमारे पास है टेम्परेचर, अब मान लो इस मार्कर का, है ना, इसका टेम्परेचर, अब इस रूम का टेम्परेचर होगा वही इसका होगा, मान लेते हैं हम सपोज 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर। और अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, जैसे मान लो ये कर दिया दो पार्ट में, अब इसका टेम्परेचर कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, यानी कि टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे ही पीएच, पीएच मान लो हमारे पास कोई 100 ml वाटर पानी है एक बोतल में, और उस पानी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो बोतल में। अब उस पानी की पीएच जो शुरू में थी 7, अप्रोक्सीमेट न्यूट्रल होता है ना, 7 है। अब बाई पार्ट करने पर दोनों बोतल में जो पानी है उसकी पीएच भी क्या होगी, 7 होगी, यानी कि पीएच भी कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जैसे और क्या ले सकते हैं, अच्छा इस साइड में ले, जैसे मास, मास। अब देखना, जैसे मास, इसका मास मार्कर का मान लो 10 ग्राम है, और अगर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, अब क्या इसका मास सेम रहेगा, नहीं, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब मास कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनके लिए होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, डिपेंड अपॉन मास। अब आपको हर प्रॉपर्टी का फॉर्मूला तो याद होगा नहीं, आप बाई पार्ट करके देख लेना, आ जाएगा, है ना। और ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन मास, है ना। आप ये कभी नहीं लगाएंगे कि डिपेंड ऑन मास है प्रॉपर्टी का पता लगाने के, आप क्या करें, बाई पार्ट कर दें, उसी से आ जाएगा। मास, लेंथ, मान लो इसकी लेंथ अभी कितनी है, लगभग 6-7 इंच है, ब्रेक डाउन कर दिया इसको दो पार्ट में, बाई पार्ट कर दिया। अब मान लो 7 इंच है तो 3.5 इंच आएगा, चेंज हो गई, इसका मतलब लेंथ भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा मान लो एक पानी की बोतल है, उसमें 100 ml पानी है, उसको बाई पार्ट कर दिया, 50 ml पानी बचा, अमाउंट चेंज हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या है,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और पीएच हो गया। इसके बाद एक फॉर्मूला, अच्छा कंसंट्रेशन, ऑल कंसंट्रेशन। अब हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है, कौन कौन सी होती है? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीवी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब हमने कंसंट्रेशन में देखिए। स्ट्रेंथ, इनका मतलब आप देखना, जैसे अभी समझाएंगे, लिख लेते हैं अपन। कैपिटल एम से मोलैरिटी, स्मॉल एम से मोलैलिटी, कैपिटल एन से नॉर्मेलिटी, और भैया क्या क्या भैया, पीपीएम, पीपीवी, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज, वी बाई वी परसेंटेज, और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये सभी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे हम मार्केट से लेके आए 0.5 मोलर H2SO4 10 ml, कितना? 0.5 मोलर H2SO4 लेके आए। कितना लेके आए? 0.5 मोलर H2SO4 10 ml लेके आए हम, 10 ml मार्केट से हम इतना H2SO4 लेके आए। अब इसको बाई पार्ट कर दो, ठीक है, बाई पार्ट करेंगे। 0.5 मोलर H2SO4 5 ml, और क्या आएगा? 0.5 मोलर H2SO4 5 ml। अब क्या कंसंट्रेशन चेंज हुई? इस 5 ml की कंसंट्रेशन भी क्या है? 5 मोलर। इसका 5 ml वॉल्यूम की भी कंसंट्रेशन क्या है? 5 ml। इसका मतलब कंसंट्रेशन कोई सी भी हो, वो सब कैसी होंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और समझे जैसे आप, है ना, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, H2O में 100 ml H2O में 10 ग्राम क्या डाल दें? शुगर डाल दें, है ना, हमारे पास क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब उस सॉल्यूशन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दें, 50-50 ml, एक 55-55 ml, क्यों? 100 ग्राम H2O, H2O सॉल्वेंट, सोल्यूट डाल दिया हमने शुगर 10 ग्राम, 110 ग्राम सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। उसको बाई पार्ट करो, 55% बचा सॉल्यूशन। अब उन दोनों 55% में जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी, क्या 110 ml सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन थी वो सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी। क्यों? डिजोल्व होने के बाद सेम अमाउंट में और सेम एरिया में सेम अमाउंट में सोल्यूट डिजोल्व होगा। इसका मतलब हमारे पास कंसंट्रेशन कैसी टर्म है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑल कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद देखना आप डेंसिटी, और डेंसिटी से हम एक फॉर्मूला निकालेंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए। ये इंपॉर्टेंट है ना? डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखना, जैसे H2O की डेंसिटी मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, हमारे पास 100 ml पानी है और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। टेम्परेचर सेम है, 4 डिग्री सेल्सियस पर है, बाई पार्ट करने पे दोनों बीकर में 50-50 ml पानी है। क्या बाई पार्ट करने से डेंसिटी चेंज हो गई? नहीं। अब भी उस जो 50 ml बीकर में पानी है, एक बीकर में जो 50 ml पानी और दूसरे बीकर में जो 50 ml पानी, उनकी डेंसिटी सेम है, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D इक्वल टू M अपॉन में V, मास अपॉन में वॉल्यूम। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखना, मास, M क्या है? मास, मास, मास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, और
वॉल्यूम, वी से क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। यानी कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑलवेज, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमें मिलेगा। जैसे और देखना, अभी बहुत से एग्जांपल इस फॉर्मूले पर हम देखेंगे। उससे पहले एनर्जी की बात करते हैं। ऑल एनर्जी, ऑल एनर्जी, एनर्जी एक्सटेंसिव है। कौन कौन सी एनर्जी, ऑल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा एच एटमाइजेशन, एटमाइजेशन, डेल्टा एच आयोनाइजेशन, डेल्टा एच, ये तो एंथैल्पी हो गई है ना, ये एंथैल्पी है। एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ईटीसी। और अगर एंथैल्पी की बात करें, ऑल एंथैल्पी, ऑल एंथैल्पी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब एंथैल्पी कौन कौन सी होती है, इसमें और एग्जांपल लिख लो। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। 1 मिनट है ना, अभी आया मैं। देखना आगे, ऑल एंथैल्पी कौन कौन सी है अपने पास, वेपराइजेशन एंथैल्पी है, एटमाइजेशन है, मेल्टिंग पॉइंट वाली है, बॉइलिंग पॉइंट की है, और आयोनाइजेशन एनर्जी है, एंथैल्पी ऑफ ईए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। ये सब क्या है, ऑल टाइप एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, मोल की बात करें, कुछ और एग्जांपल रह गए, उनको भी लिख लेते हैं। मोल, मोल, मोल। अब हमारे पास मोल के लिए देखना, जैसे कोई बीकर है, उसमें 10 मोल HCl, उसको बाई पार्ट करो, 5-5 ml, 5-5 मोल HCl बचा। चेंज हो गई अमाउंट, पहले 10 थे, अब 5-5 बचे, यानी कि ये मोल भी कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, कंसंट्रेशन, जैसे मोलरिटी का फॉर्मूला देखें हम, मोल पर वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है ना। अब देखो, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही आप सभी कंसंट्रेशन में लगा सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ये सब। अच्छा, और इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल हैं, वो अभी हम इसको रफ करके देखते हैं कौन कौन से हैं। देखना, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो कैसा होता है, इंटेंसिव। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, है ना, ये तीनों भी कैसी हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों, 50 ml पानी लो या फिर 100 ml पानी लो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर के लिए। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना भी अमाउंट ले लो तो डिपेंड नहीं करता,
विस्कोसिटी भी ऐसे ही। इसके अलावा वेपर प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? 5 ml पानी लो या फिर 10 ml पानी लो, दोनों का वेपर प्रेशर सेम टाइम पर मिलेगा हमें। इसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये भी क्या है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऑल कांस्टेंट आप लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट में, ऑल कांस्टेंट कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और जैसे मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास और मोलर मोलिकुलर मास, मोलर मोलिकुलर मास। अब मोलर एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं? वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। अब एटम है तो एटम का वेट लिखेंगे, एटॉमिक वेट। दोनों कैसी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा? मोलर मास। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव। मोलर मास कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। ठीक है, ऐसे ही और देख लो, इक्विवेलेंट वेट एन फैक्टर से आएगा, है ना, वो रहने दो। इसके अलावा अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट तो है ही वो। ठीक है, ये सब हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखी। कुछ और एग्जांपल इंटेंसिव एक्सटेंसिव के देखना। अगर एनर्जी है और पर मोल है, एनर्जी पर मोल, एनर्जी कैसी है? इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। अब देखना उसके बाद, अगर एनर्जी पर मोल की बात करें, एनर्जी एनर्जी पर मोल, पर मोल ई से कोई एनर्जी होगी और पर मोल एन से डिवाइड कर देंगे। एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एनर्जी पर मोल क्या हो गई? इंटेंसिव। और एंथैल्पी पर मोल, एंथैल्पी पर मोल डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक मोलर कैपेसिटी, ये सब भी कैसे हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये लिख लो आप। उसके बाद दो फेमस एग्जांपल हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद। वो इनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना क्यों, ये लिख लो। बस आपको क्या करना है? बाई पार्ट डिवाइड करना, और उसके बाद चेंज होगा तो एक्सटेंसिव और चेंज नहीं हो इंटेंसिव। अच्छा, एक बात और लिख देते हैं, ये एडिटिव नेचर की नहीं होती, नोट नो एडिटिव नेचर, एडिटिव इन नेचर। और ये कैसी होती है? एडिटिव, एडिटिव इन नेचर। इसके बाद हम कुछ क्या दो ही एग्जांपल हैं, दो जो ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है, फिर है क्या अभी देखेंगे कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी है वो। ऐसे बहुत और भी हो सकती हैं, मुझे कंफर्म नहीं है ना, लेकिन अपने थर्मोडायनेमिक्स में जो भी प्रॉपर्टी यूज होगी उनमें से केवल दो ही है। ठीक है, लिख लो ये। उसके बाद
उसके बाद देखेंगे हम अब टाइम देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, चल रही है या नहीं वीडियो, चल रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ और बातें वर्क और हीट से रिलेटेड। वर्क एंड हीट, हीट को क्यू से और वर्क को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। वर्क को किसे, डब्ल्यू से, क्यू को हीट से। ये दोनों प्रॉपर्टी है ना, वर्क एंड हीट, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, दोनों ही नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों ही नहीं है। वर्क और हीट ना तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ना ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर है, अगर वर्क की बात करें, ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट, ठीक है। और हीट भी ड्यूरिंग द प्रोसेस, हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट, दोनों ही वर्क और हीट, अगर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है वर्क और हीट हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन अगर कोई प्रोसेस है, इस कंडीशन में वर्क और हीट जरूर होगा। अच्छा, उसके बाद दोनों ही प्रॉपर्टी है, बोथ बाउंड्री प्रॉपर्टी। इससे क्या वो है, हमें क्या पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, ये पता ना हो काम चल जाएगा। अच्छा, और होते क्या है, हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग प्रोसेस, हीट जो एक्सचेंज हो रही है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस हीट। वर्क क्या है फिर, वही सेम बात है ना, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, लिख देता हूं वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये दोनों पॉइंट कितने जरूरी है हमारे लिए, क्या जरूरी है, एक बात। अच्छा, डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू या फिर डेल्टा डब्ल्यू में क्या है, डब्ल्यू वर्क डन एट टाइम, कुछ हुआ होगा, डब्ल्यू चेंज इन वर्क, टोटल चेंज, कुछ जैसे मान टी 1 सेकंड पर उसने वर्क किया 10 और टी 2 टाइम पर उसने वर्क किया 20, चेंज कितने का आया, 10 का। लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। यहाँ पर डब्ल्यू और डी डब्ल्यू दोनों ही एक बात है, डब्ल्यू निकालो या फिर डी डब्ल्यू निकालो, एक ही बात है। और यहाँ पर भी क्यू निकालें या फिर डी क्यू निकालें, क्यू या फिर डेल्टा क्यू, दोनों एक बात। और यहाँ पर भी डब्ल्यू या फिर डेल्टा डब्ल्यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा, वर्क और हीट ना ही तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ना ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बोथ आर बाउंड्री प्रॉपर्टी। इनके लिए चेंज इन वर्क डन और वर्क डन दोनों सेम बात, चेंज इन हीट और हीट दोनों सेम बात है। इससे फायदा क्या होगा, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले निकालेंगे ना, तब देखना बहुत ज्यादा यूज में आएंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट को इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए x और dx या फिर डेल्टा x डज नॉट इक्वल टू, x क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी चेंज
एक्स क्या है, प्रॉपर्टी मान लो जैसे एक्स वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, और डी एक्स है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, अभी हम देखेंगे उसको। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए ऑलवेज dx डज नॉट इक्वल टू x है ना, और dw और w ऑलवेज इक्वल टू q और dq ऑलवेज इक्वल टू, बोथ बाउंड्री प्रॉपर्टी है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम प्रोसेस देखेंगे, कौन कौन से हम प्रोसेस थर्मोडायनेमिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने देखा सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप ऑफ सिस्टम, उसके बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो ना ही तो इंटेंसिव है ना ही एक्सटेंसिव है। इनके लिए Q और dq सेम बात है, W और dw सेम बात है, चेंज इन वर्क डन और वर्क डन सेम बात है, चेंज इन हीट एंड हीट दोनों सेम बात है, लेकिन इनके चेंज इन वॉल्यूम और वॉल्यूम दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम प्रोसेस देखेंगे, कौन कौन से प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इतना इजी पढ़ेंगे अपन कि सब कुछ समझ में आ रहा है। देखना उसके बाद अच्छा प्रोसेस होता ही है, हमसे कोई ये पूछे प्रोसेस होता क्या है। प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस है क्या, हम प्रोसेस पढ़ लेते हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोसाइक्लिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन होते क्या है ये पता होगा हमें। किसी सिस्टम में, आप एक लाइन याद रखना बस, किसी सिस्टम में कुछ होने को क्या बोलते हैं, प्रोसेस। कुछ होना, कुछ भी हो, जैसे हाइड्रोजन लिक्विड कन्वर्ट हो गया H2 वेपर में, इसका मतलब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई होगी, यानी कि कुछ काम हुआ होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। ठीक है, जैसे मान लो कोई हमारे पास बीकर है, ये कोई हमारे पास बीकर है, ठीक है, और कोई हमारे पास ये फाइनल और ये इनिशियल, ये क्या इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट मान लो कुछ वॉल्यूम V होगा, मोल N होंगे, प्रेशर T होगा, टेम्परेचर T होगा, एंथैल्पी डेल्टा E होगी, डेल्टा H होगी, एनर्जी होगी, हीट Q होगी, वर्क डन 0। ठीक है, अब कुछ प्रोसेस हुआ, कुछ हुआ सिस्टम में, और इनका कुछ चेंज होगा, जैसे वॉल्यूम V फाइनल हो गया इनिशियल से, ठीक है, और मोल कुछ चेंज हो गए फाइनल, प्रेशर चेंज हो गया फाइनल, T फाइनल, डेल्टा H फाइनल, एनर्जी फाइनल, Q फाइनल और W फाइनल, है ना। ठीक है, ये सब Q और W रहने देते हैं, है ना, ये सब ड्यूरिंग द प्रोसेस चल देते हैं, ये सब है। जरूरी नहीं है एक प्रोसेस में एक चीज वेरिएबल हो, क्या वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर भी चेंज हो रहा हो, और क्या पता प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, और क्या पता एक टाइम में, एक प्रोसेस में, एक टाइम में एक चीज वेरिएबल हो, है ना। ये सब वेरिएबल हो सकते हैं, वॉल्यूम, मोल, प्रेशर, टेम्परेचर, डेल्टा H और एनर्जी। एक टाइम में एक से ज्यादा नंबर में ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो सकती है, और हो सकता है एक ही हो, ये फिक्स नहीं है ना। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है टोटल जो 5-6 प्रोसेस दे रखे हैं, उनमें जनरली एक को वेरिएबल करके बनाया गया है सिलेबस, तो हम एक को वेरिएबल करके पढ़ेंगे। ठीक है, इनिशियल से फाइनल यहाँ पर आ गया। ठीक है, अच्छा ये हमने प्रोसेस के बारे में जाना, प्रोसेस होता क्या है और क्यों होता है। ठीक है, कुछ होना, चेंज इन पोजीशन, ये क्या है प्रोसेस, कुछ भी प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा कौन कौन से प्रोसेस होंगे,
सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अब हम ग्राफ वगैरह बोयल लो, चार्ल्स लो, एमंगट लो ये नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, वो गैसेस स्टेट के टॉपिक है ना ग्राफ वगैरह के। अब हम यहाँ पर प्रोसेस जानेंगे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है। देखना हमारे पास पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, अब देखो टर्म से ही हमें पता लग रहा है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट, मान लो कोई प्रोसेस हो रहा है ना, और ये कोई बीकर है, इनिशियल पॉइंट ये था इसका, इनिशियल पॉइंट, और चेंज होकर फाइनल पॉइंट यहां पे आ गया, फाइनल पॉइंट, ठीक है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, सपोज मैं मान के चल रहा हूं लेट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इनिशियल टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर भी कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर हम डेल्टा टी निकालें, चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, 25 माइनस 25 इक्वल टू 0, फाइनल माइनस डेल्टा टी, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर पर कांस्टेंट पर डेल्टा टी 0, ठीक है। इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, 0। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करें ना, यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा पी क्या, 0। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, ठीक है। और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, अच्छा उसके बाद थर्ड है हमारे पास आइसोकोरिक प्रेशर। आइसोकोरिक प्रेशर, आइसोकोरिक प्रेशर में क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा बी, डेल्टा बी क्या आएगा, 0। चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, 0, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। अच्छा इसका एग्जांपल क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस। कभी भी क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होगा ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, ऑलवेज 99 चांस है क्वेश्चन में आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में वो चर्चा नहीं करेगा, है ना। हमें खुद को समझना होगा कि ये कौन सा प्रोसेस है। जब भी कहीं पर ओपन वेसल का एग्जांपल है, ओपन वेसल, कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में ओपन वेसल लिखा हो, इसका मतलब आप समझ जाना वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। क्यों, ओपन वेसल है, आप पानी को कितना ही गर्म कर ले, वेपर बनी और एटमॉस्फेयर में चली गई, एटमॉस्फेयर में गई, इसका मतलब एटमॉस्फेयर में जाने का मतलब प्रेशर जनरेट नहीं हो, वेपर प्रेशर नहीं बने, और वेपर प्रेशर नहीं बने, इसका मतलब प्रेशर जो इनिशियल था कोई फाइनल, यानी डेल्टा पी 0। इसका मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर प्रेशर नहीं गिवन हो तो हमें खुद को समझ के चलना होगा कि ये एक एटमॉस्फेयर ये इक्वल होगा,
कितना, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल। ये हमें खुद को समझना होगा कि आइसोबैरिक प्रोसेस को कंडेंसर में होता है, प्रेशर कांस्टेंट 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन अभी हमें पता तो होना चाहिए, मैं वहां पर लिख दूं आइसोबैरिक प्रोसेस और फिर आगे चला जाऊं। पता ही नहीं लगे आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, इसलिए हमें पहले प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसो नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये मार्कर नहीं चल रहा, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके लिए क्यों कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, तो डेल्टा क्यू 0। और एक बात मैंने बताई थी अभी, क्यू और डी क्यू, डब्ल्यू और डी डब्ल्यू, अगर डी क्यू 0 क्यू 0, यानी कि क्यू भी कितना आएगा, 0। ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यू और डी क्यू दोनों सेम बात है, इसलिए क्या आएगी, 0। ठीक है, लिख लो ये। डी क्यू और क्यू दोनों 0। उसके बाद हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, होता क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मान लो ये कोई रिंग है, ठीक है, और इनिशियल स्टेट ये थी और फाइनल ये, सॉरी इनिशियल ये नहीं, फाइनल ये, है ना। इनिशियल स्टेट ये यहां से चला, ठीक है, और यहां पर ही वापस आ गया, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो गई, सेम। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम। अच्छा, इसका मतलब ये होता है, देखना कि डेल्टा एच और डेल्टा ई 0 क्यों, देखना, जैसे मान लो कि कोई ए है और कन्वर्ट हो गया बी, ठीक है, और मान लेते हैं एनर्जी कुछ रिलीज हुई, डेल्टा एच 665 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये हमारे पास रिलीज हुई, ए अगर कन्वर्ट हुआ बी, और अगर हमें बी से ए के साइड वापस आना है तो हमें देना पड़ेगा डेल्टा एच, रिलीज होगी तब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, है ना, प्लस 365 किलो जूल पर मोल। अब देखना, ए से बी में गए, है ना, बी तक, इनिशियल स्टेट क्या है, ए, फाइनल स्टेट। अब साइक्लिक प्रोसेस है ना, ए से बी और बी से ए, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। और डेल्टा एच, जब ए से बी फॉर्म हुआ, -365 रिलीज हुआ एनर्जी, और जब बी से ए की साइड आया तो हमें देना पड़ा, जब रिलीज कितना हुआ 365 और देना कितना पड़ा 565, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा, 0। लिख लो ये, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है और उनके लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों क्या होंगे, 0। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रोसेस, ये लिख लो। कितना टाइम हो गया, 57 मिनट।
चलो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम मोड ऑफ प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। चलो आज ही करा देते हैं ना मोड ऑफ प्रोसेस में। मोड ऑफ प्रोसेस इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? काम करने का तरीका। काम करने का तरीका, इसको बोलते हैं मोड ऑफ प्रोसेस। ये दो टाइप का होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, कितने टाइप का होता है मोड ऑफ प्रोसेस? रिवर्सिबल हो सकता है या फिर इरिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल देखना क्या होता है। मान लो ये हमारे पास कोई बीकर है, इसमें कोई रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, और ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये वाली इनिशियल स्टेट, और ये क्या है इसकी फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, इसमें इनिशियल और स्टेट और फाइनल स्टेट आपस में एक्सचेंज होते रहते, ठीक है, बार बार। ये क्या है? पिस्टन। मान लेते हैं ये क्या है? पिस्टन। और पिस्टन की हेल्प से अपन प्रेशर लगा रहे हैं। कौन सा प्रेशर? पी एक्सटर्नल, जो हम बाहर से लगा रहे हैं। अब देखो, जब पिस्टन से प्रेशर लगाया, फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में आएंगे। यहां पर पी गैस, कोई गैस होगी, ये इसको ऊपर की साइड में प्रेशर करेगी। क्यों? गैस है, गैस का कुछ स्वयं का प्रेशर होगा, वो ऊपर की साइड में लगाएगा, इनिशियल से फाइनल की साइड, और फाइनल से इनिशियल की साइड कौन करेगा? पी एक्सटर्नल। जितना प्रेशर ऑफ गैस लगाएगी उतना ही पी एक्सटर्नल लगाएगा। मान लो सरों में इसने 10 एटमॉस्फेयर का लगाया, पी एक्सटर्नल टेस्ट 10 एटमॉस्फेयर, इसने 20 एटमॉस्फेयर, इसने 20 एटमॉस्फेयर। इस कंडीशन में पी एक्सटर्नल क्या आया? वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, वेरिएबल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी एक्सटर्नल कैसा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में? वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, और कुछ बातें जो इसके बारे में लिखनी है हमें। ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है हमारे जीवन में, है ना। ये कैसा है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, थ्योरेटिकली पॉसिबल। रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं, पॉसिबल। हम सपोज करके चलते हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें पी एक्सटर्नल कैसा होता है? वेरिएबल। किसके अमाउंट पर चेंज होगा? जितना पी गैस, प्रेशर ऑफ गैस लगाएगा, उतना प्रेशर पिस्टन की हेल्प से लगेगा, ठीक है। इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट में इक्विलिब्रियम बना रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेंटेन। अच्छा, और क्या पॉइंट होगा इसके लिए? इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। और हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल प्रोसेस है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना समय लेगा? अब बार बार फाइनल स्टेट इनिशियल में आएगी, इनिशियल फाइनल में जाएगी, इसका मतलब इनफाइनाइट स्टेप में होगी और इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। उसके बाद, और यहां पर P एक्सटर्नल इक्वल टू होगा P गैस के, ये लिख लो आप। ये तो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखना ये क्या होता है, इसको रफ कर दूं मैं। ये दो टाइप का होता है ना। पी एक्सटर्नल क्या होता है?
सकता है पिस्टन की हेल्प से जो हम लगाएंगे, और पी गैस जो इस बीकर में गैस है उसके जो गैस मॉलिक्यूल है वो जो प्रेशर जनरेट कर रहे हैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की ओर जाने के लिए, वो क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। जितना प्रेशर ऑफ गैस जनरेट होगा उतना पी एक्सटर्नल जनरेट होगा, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस चेंज, पी एक्सटर्नल चेंज। कितना चेंज? जितना गैस ऑफ प्रेशर चेंज उतना एक्सटर्नल प्रेशर चेंज। इसका मतलब पी एक्सटर्नल कैसा है, वेरिएबल। अच्छा, यानी कि पी एक्सटर्नल इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। कितने स्टेप लगेंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ठीक है। और ये कैसा है, हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल है, ऐसा रियलिटी में कुछ होता नहीं। इसके बाद हम देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये दो टाइप का होता है। चलो पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है वो देख लेते हैं ना। मान लो इसमें कोई गैस के मॉलिक्यूल हैं बीकर में, और ये इनकी कोई इनिशियल स्टेट है। ये स्टेट क्या है? इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, ठीक है। और ये क्या है, यहां पर मान लेते हैं फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट। और यहां पर प्रेशर पी एक्सटर्नल लगाएंगे, पी एक्सटर्नल, ठीक है। और गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो इनिशियल स्टेट के पास प्रेशर ऑफ गैस लगाएंगे, पी गैस, ठीक है। क्या होता है, कोई बीकर है उसमें कोई गैस है, उसका खुद का प्रेशर होगा पी गैस, इनिशियल स्टेट ये, फाइनल स्टेट ये है, ठीक है, पी एक्सटर्नल। अब यहां से एक पॉइंट आपको याद रखना है बस, उसके बाद ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। पी एक्सटर्नल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांस्टेंट इन पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा देखना, दो टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर, ठीक है, अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा है पी गैस से, अगर पी एक्सटर्नल मान लो इसका 10 एटमॉस्फेयर है और इसका 20 एटमॉस्फेयर है पी एक्सटर्नल का, अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा तो ये इसको नीचे की ओर धकेलेगा। इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, कंप्रेशन। और अगर पी एक्सटर्नल कम है प्रेशर ऑफ गैस से, यानी कि अगर मान लो अब जस्ट अपोजिट है ना, इसका 20 है, 20 एटमॉस्फेयर और इसका प्रेशर ऑफ गैस 30 एटमॉस्फेयर के इक्वल है, इस कंडीशन में क्या होगी, प्रेशर ऑफ गैस पी एक्सटर्नल को ऊपर की ओर धकेलेगी। क्यों? पी गैस ज्यादा है, और जब पी गैस ज्यादा है तो पिस्टन ऊपर की ओर सरकेगी, और जब ऊपर की ओर जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन। ये क्या होगा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का केस है ये। और ये क्या है, कंप्रेशन का केस। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सपेंशन और कंप्रेशन, लेकिन हमें इतना शुरू में पता होना चाहिए। पी एक्सटर्नल क्या होगा, कांस्टेंट। अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा पिस्टन नीचे की साइड, कंप्रेशन। पी गैस ज्यादा पिस्टन ऊपर की साइड, पी एक्सटर्नल कम होने की कंडीशन, एक्सपेंशन का केस। अच्छा, यहाँ पर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कितना टाइम लगेगा, फाइनाइट स्टेप और फाइनाइट टाइम, टाइम में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
और ये कैसा है, रियल है। ऐसा हमारे जीवन में होता है, ठीक है। ये तो हमने देखे मोड ऑफ प्रोसेस। अब उसके बाद दो बातें हमें और सीखनी है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। इसके बाद जो इस चैप्टर की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैंने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर दी है। बस स्टेट फंक्शन बताना है और पाथ फंक्शन, वो हम कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी बता ही देते हैं, उसमें भी टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट की बात है। देखना क्या होते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन पढ़ेंगे हम सबसे पहले, पाथ फंक्शन, और एक साइड में पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन से रिलेटेड, हमें पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है और कौन सी प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन है। ये हम न्यूमेरिकल करेंगे तब बहुत काम में आएगा, ठीक है। अच्छा क्या 1 मिनट में पता लग जाएगा ये पाथ फंक्शन है ये स्टेट फंक्शन है? बिल्कुल। आप 3 को याद रखें, वर्क, एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा मैं पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन क्या होता है, लेकिन एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको पहले लिखें। वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होती है जब अपना टॉपिक आएगा आगे तब कवर करेंगे। अभी हमें पता होना चाहिए वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी क्या होते हैं, पाथ फंक्शन। अच्छा इसके एग्जाम्पल, इन 3 के अलावा कुछ भी बचा हो, कुछ भी, वो सब क्या होंगे, स्टेट फंक्शन, एक्सेप्ट वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, इन 3 के अलावा जो भी है, वर्क, हीट कैपेसिटी के अलावा जो भी है स्टेट फंक्शन है। इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या है, अगर कोई पाथ फंक्शन है, मान लो पॉइंट ए से चलकर बी तक जाना है, ठीक है, और मान लो मेरे को यहाँ पे काम करने में लगा D1 और यहाँ से जाने में काम करने में लगा वर्क D2 और यहाँ से लगा D3। अब क्या यहाँ पर D1, D2, D3 सेम आएंगे? नहीं, D1 does not equal to D2 does not equal to D, ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं। हमें क्या पता सेम वैल्यू आ जाए, क्या पता ये डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम हो इसलिए D1 D2 W1 W2 सेम आ जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, नॉट ऑलवेज, है ना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। इसके लिए अगर कोई स्टेट फंक्शन है, यानी कि इनको बस इतना सा मतलब है, उसके बाद स्टेट फंक्शन इनको बस इतना सा फर्क होता है इस बात से कि फाइनल स्टेट क्या है और इनिशियल स्टेट क्या है, बाकी इनके लिए पाथ कुछ भी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि इस पाथ से जाएं या फिर इस पाथ से जाएं, है ना, U एनर्जी ले लेते हैं, है ना, U1 U2 या फिर इस वाले पाथ से जाएं U3, ठीक है। इस कंडीशन में इनको बस इतना फर्क होता है कि स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट क्या है, यानी कि इस कंडीशन में U इक्वल टू U3 इक्वल टू, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाथ क्या है, ओनली स्टेट से फर्क पड़ेगा। इनको पाथ से तो फर्क होगा ही होगा, और इसके साथ साथ आल्सो डिपेंड ऑन स्टेट, फाइनल और इनिशियल, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट, ठीक है। और ये डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है। और अगर इसकी बात करें इस वाले की, ओनली
डिपेंड ऑन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट क्या है, इस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या है हमने देख लिया। इसके अलावा हमने ये सब कवर कर लिया। इसके अलावा जैसे मान लो ये तो ये हो गया, और मान लो ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए U एनर्जी लगी, और ये मान लो इनिशियल स्टेट है और ये मान लो फाइनल स्टेट है। यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी एनर्जी लगी, -U। क्यों? माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट चले। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस हो गया है ना, माइनस साइन ये बता, और अमाउंट सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ये डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये हमने बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर की। अब कल से हम मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।